नमस्कार मित्रों। मैं हिमांशु बडोनी, जनपद पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से आप सबके सम्मुख एक बार पुनः अपने एकल काव्य पाठ एवं व्याख्यान सत्र हेतु उपस्थित हुआ हूँ। मुझे यह काव्य पाठ एवं व्याख्यान सत्र का जो अवसर है वो साहित्यिक संस्था श्री राम साहित्यिक संस्था सेवा समिति जो अयोध्या उत्तर प्रदेश से संचालित होती है उनके द्वारा मुझे यह सुअवसर दिया गया है। इस अवसर प्रदान करने हेतु मैं मंच की संस्थापिका संचालिका बहन दिव्यांजलि वर्मा हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आपके तप से ही, आपके भगीरथ जो तप है उसके कारण ही हम जैसे नए कलमकारों को, नए रचनाकारों को अपनी कविताएं लोगों तक पहुंचाने का एक सबल जो प्रबल मंच जो आपने हमको दिया है, उसके लिए मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आपका यह मंच दिनों दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करे और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, वैश्विक स्तर तक इसका जो प्रकाश है वो पहुंच सके। आज जैसा कि क्रम में मैंने पहले ही आज पोस्टर जो रिलीज किया गया है दिव्यांजलि वर्मा जी द्वारा, उसमें मैंने जो अपना विषय आज का रखा है वो भी कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकार या कह लीजिए आप आत्मचिंतन, आत्ममनन, आत्ममंथन के ऊपर आधारित मैंने रखा है कि जैसा हम देखते हैं कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जिसमें तकनीकी का दौर है। ये यंत्रों का दौर है, मंत्रों का दौर नहीं है, यंत्रों का दौर आज के जमाने में हम देख रहे हैं कि ये आ गया है। हम अपनी छोटी से छोटी जरूरत के लिए, हर एक चीज को हासिल करने के लिए, हर एक चीज में अपना दखल देने के लिए यंत्रों पे, उपकरणों पे और भौतिकवाद जो है हमारा उपयोगी उपयोगी जो वस्तु है उनके लिए भौतिकवाद जो हम कर रहे हैं, भौतिकवाद की संस्कृति आ गई है हमारे पूरे देश प्रदेश में सब जगह। तो उसके ऊपर मैंने कहीं ना कहीं बात करने का, कहीं कहीं ना कहीं अपना विचार व्यक्त करने का एक प्रयास किया है कविता के माध्यम से। और आज जो मैं काव्य पाठ करूंगा, जो व्याख्यान करूंगा, उसका शीर्षक मैंने दिया है मनुष्य कैसे महान हुआ। ये एक प्रश्न मैं सभी के जो दिलो दिमाग है उस पर छोड़ना चाहूंगा कि आप ही सोचिए कि मनुष्य कैसे महान हुआ। यदि हम कहते हैं कि मनुष्य महान है तो फिर मनुष्य की बनाई हुई कोई भी चीज प्रकृति के बल के आगे, प्रकृति के घटक के आगे टिक नहीं पाती। ऐसा क्यों होता है? हम इतने बड़े बड़े महल बना लेते हैं, हम इतने बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हम जो कहते हैं जिसको बहुमंजिला इमारत बना लेते हैं, हम इतने बड़े बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म्स, रेलवे कह लीजिए आप, ट्रैक बना लेते हैं, पुल बना लेते हैं हम। लेकिन एक हवा का झोंका चलता है या एक आपकी कह लीजिए लहर आती है और सारा का सारा जो हमारा जो संरचना या निर्माण है उसे बहा के ले जाती है, उसे तिनके की तरह बिखेर देती है। ताश के पत्ते की तरह हमारे जितने भी इमारत या फिर कह लीजिए आप संरचनाएं वो बिखर के टुकड़ा टुकड़ा हो जाती है। तो ऐसा कौन सा बल, ऐसा कौन सा घटक है जो सर्वोपरि है? इसे सर्वोपरि होना चाहिए या हमें उसे मानना चाहिए? तो उन्हीं दोनों के बीच के जो ये हमारा जो इनके बीच का हमारा जो द्वंद है, जो हम हमारे इनके बीच का जो हमारा कह लीजिए आप विचार जो अटक के रह गया है कि प्रकृति बड़ी है या प्राणी, उसके ऊपर ही मैंने अपना जो आज का ये एकल काव्य पाठ है वो आधारित रखा है। उसका शीर्षक भी मैंने आपको बता दिया है, मनुष्य कैसे महान हुआ। तो ये शीर्षक मैंने अपनी कविता का रखा है। कविता पाठ करने से पहले मैं थोड़ी सी कविता की भूमिका, जैसे मैं हर बार आप सबके सम्मुख साझा करता हूँ कि कविता क्या संदेश देती है, कविता में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा पंक्तियों में, तो उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देखिए, हम मनुष्य की जो सभ्यता, ये जो मनुष्य का जो कह लीजिए आप अस्तित्व है, वो पाषाण काल से और वर्तमान जो आधुनिक काल, जो तकनीकी काल जिसे मैं कह रहा हूँ या जिसे हम मानते हैं तकनीकी काल, वहां तक की जो हमारी पूरी यात्रा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे प्रकाश डालने का या उसके ऊपर कह लीजिए आप टिप्पणी करने का मैंने यहाँ पे प्रयास किया है। और जितना हमने विकास अपना, जितना हमने उद्भव जो हमारे जीवन में जितना उद्भव हो चुका है, जितना उद्भव अभी चल रहा है, जितना विकास हम अभी कर रहे हैं, उसके ऊपर भी मैंने कहीं ना कहीं प्रयास प्रयास किया है लिखने का कि आप समझें कि हम, चाहे हम जमीन पे रहें, चाहे हम पानी में चलें, चाहे हम पानी में रहें, चाहे हम आसमान में रहें, रहेंगे हम प्रकृति की छांव में ही। हम प्रकृति से सर्वोपरि कभी नहीं बन सकते, ना कभी थे, ना कभी हैं और ना कभी रहेंगे। यही संदेश मैंने इस कविता की हर पंक्ति में देने का प्रयास किया है कि प्रकृति ही सर्वोपरि बल है, प्रकृति ही सर्वोपरि संपदा है और प्रकृति ही सर्वोपरि शासन है। उससे ऊपर किसी का शासन नहीं चलता है। प्रकृति के बल के आगे, प्रकृति के जोर के आगे मानव का जोर और कह लीजिए आप ईश्वरीय जो जोर है वो भी नतमस्तक हो जाता है। तो मैंने इसी
जो पहलू, जो प्रकृति की, जो कह लीजिए आप एक तरफ से प्रकृति का स्तुति गान जो मैंने यहाँ पे किया है, या प्रकृति का जो बखान मैंने यहाँ पे रखा है प्राणी से ऊपर, तो उसे आप यहाँ पे हर पंक्ति में वो आपको दृष्टिगत हो ही जाएगा कि कहीं ना कहीं जो प्रकृति है वो मनुष्य के प्रयासों से, मनुष्य की सोच से भी ऊपर है। जहां तक हम सोच पा रहे हैं, प्रकृति प्रकृति का तो वो एक तिनका मात्र है। जितनी सोच, जितना विचार हम साहित्यकार अपने मन में ला पाते हैं या उसको सोच पाते हैं, वो तो उसका एक लेश मात्र है प्रकृति का। प्रकृति आप कह लीजिए असीमित है, प्रकृति अखंडित है, प्रकृति अपर्याप्त है। आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते, अप्राप्य है वो। आप कह लीजिए कि आप उसको यदि छूने जाएंगे तो आप छू भी सकते, तो अस्पर्शी भी है। केवल आप उसकी अनुभूति कर सकते हैं कि प्रकृति ऐसी होगी, प्रकृति का आप स्वरूप अपने मन में एक चित्र बना सकते हैं कि प्रकृति का स्वरूप कैसा होगा, तो आप केवल उसकी एक अनुभूति मात्र ही कर पाते हैं। या हम लोग जो साहित्यकार हैं, वो प्रकृति को हम, वैसे हमने जो दर्जा दिया है वो माँ का दर्जा दिया है, तो हमने प्रकृति को जो माँ माना है, हमने भी उसको एक बिंब स्वरूप दिया है कि प्रकृति हमारी माँ है और प्रकृति की हम सभी संतानें हैं। तो वो भी हमने यहाँ पे एक बिंब स्वरूप ही दिया है प्रकृति को। हमें वास्तव में पता नहीं कि प्रकृति कैसे दिखती है, प्रकृति क्या होती है। प्रकृति के हमें तीन चार घटक ही पता है, जल, वायु, अग्नि, मृदा। इसके अलावा हमें कुछ खास इसके बारे में, प्रकृति के बारे में पता नहीं है। और प्रकृति के बारे में जानना हर किसी के बस की, हर किसी के कह लीजिए आप परिधि में या उसकी जो सोच है, जहां तक उसकी परिधि में ये बात आना बहुत असंभव सा हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो साहित्यकार है वो प्रकृति का बखान करते हैं, प्रकृति की व्याख्या करते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि जो प्रकृति हमारे चारों तरफ जो हमें दिख रही है, जिस खुले वायु में हम सांस ले रहे हैं, जिस सूर्य के तेज को हम रोजाना सुबह अर्घ देते हैं, और जिस जल को हम ग्रहण कर रहे हैं प्रतिदिन, और इसके अलावा जितनी भी आप जैसे कह लीजिए आपके जीवन में मृदा का बहुत बड़ा यहाँ पे बड़ी भूमिका है। मृदा में ही हमारी जितनी भी फसलें हैं, जितनी भी हमारी अनाज है, चाहे आप कह लीजिए फल फूल जितने भी हैं हमारे, सब मृदा पे ही आश्रित हैं। और मृदा को यदि जल और सूर्य प्रकाश समय पर ना मिले, तो एक फसल कभी भी फलीभूत, या एक कह लीजिए आप जो अनाज है उसका कभी भी, यहाँ पे अनाज की वृद्धि कभी हमारी संभव नहीं हो पाएगी। तो हर घटक एक दूसरे के लिए पूरक संपूरक का कार्य करता है। तो हमें ये चीज सीखनी पड़ेगी कि यदि हमारे जीवन में भी किसी के प्रति कोई भाव है, तो ये आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति भी हमारे लिए वैसा भाव रखे। बस हमें अपने मन के भाव को स्वच्छ रखना है। एक ना एक दिन हमारे जो आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे आसपास के जो जितने भी समाज या संस्कृति है, वो सब एक ना एक दिन क्या होगी, स्वतः ही साफ होने लगेगी। तो अधिक बखान न करते हुए मैं सीधे अपनी कविता पे आता हूँ, जिसका शीर्षक है मनुष्य कैसे महान हुआ। जब न हम थे जब न हम थे न हमारी सभ्यता, तब भी पौधों का अस्तित्व था। पानी हवा सूर्य मृदा पानी हवा सूर्य मृदा, चाहे हो वन संपदा, इन सब में स्थायित्व था। कहने का मतलब ये है कि जब ना तो प्राणी था, ना मनुष्य था, और ना ही मनुष्य से बनी कोई भी सभ्यता, तब भी हमारे जो भूखंड है, जो पृथ्वी है, जो ग्रह है, ग्रह के अंदर उस समय भी पौधों का अस्तित्व था। अब आप कह लीजिए इसके अलावा जो भी अन्य घटक हैं, जैसे जल हो गया, पानी, हवा, सूर्य हो गया, मृदा हो गई, मिट्टी, इसके अलावा आपकी जितनी भी ये वन संपदाएं हैं, चाहे आप कह लीजिए छोटे पौधे हो, कोपले हो, बीज हो, या फिर सीधे एक वृक्ष हो, वट वृक्ष हो, तो आप किसी भी घटक को देखेंगे तो उन सबके अंदर अपने आप में एक क्या था, स्थायित्व था, यानी परमानेंसी थी। तो वो चार दो दो लाइनें जो मैंने पहले ही कही है, वो केवल प्रकृति के बारे में है कि प्रकृति कब से है, और प्रकृति के कौन कौन से घटक हम सबसे ज्यादा लंबे हैं, या ज्यादा दीर्घायु कह सकते हैं आप उनको, हम सबसे कितने ज्यादा जी चुके हैं या जी रहे हैं अभी भी। जब प्रकृति के अथाह कोश से जब प्रकृति के अथाह कोश से प्राणी जरूरी प्रबंध करने लगा, तब उद्भव के क्रमानुसार तब उद्भव के क्रमानुसार प्राणी प्रकृति का संबंध बनने लगा। अब देखिए, हम कहते हैं कि डू गिव एंड टेक, जो हमारा संबंध है, यानी लेन देन का जो हमारा संबंध प्रकृति से रहा है, हमने पहले जो हमारी पीढ़ी थी, जो हमारे हमसे पूर्वज जो रह चुके हैं, उनके अंदर ये भावना थी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो भी प्राणी है, वो भी जीव है, उनके अंदर भी जीवन है, उनके अंदर भी प्राणवायु है। तो कहीं ना कहीं जो उनके अंदर ये कह लीजिए आप लगाव की, ममत्व की जो भावना थी, वो आज के प्राणी में उसका लोपन हो गया है, वो लुप्त हो गई है, कहीं खो गई है। कि हम लोग प्रकृति से ले तो रहे हैं, लेकिन प्रकृति को वापस हम उस
कह लीजिए आप उस अनुपात में या उस प्रतिशत में हम प्रकृति को उसका जो अनुभाग है, जो उसका जो अनुदान है, वो हम उस प्रकृति को नहीं दे पा रहे हैं। हम पेड़ों को तो लगातार काटते जा रहे हैं, लेकिन पेड़ों के बदले हम छोटे छोटे जो वृक्ष हैं उनका जो वृक्षारोपण या कह लीजिए आप उनका जो उनको बोना है, हम बोने के लिए तैयार नहीं है, या बोने के लिए हमारे हाथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि काटने के लिए सबके हाथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने इसी बात पे का कहा है कि जब प्रकृति के अथाह कोश से जब प्रकृति के अथाह कोश से प्राणी जरूरी प्रबंध करने लगा, तब उद्भव के क्रमानुसार प्राणी प्रकृति का संबंध बनने लगा। वक्त गुजरा, प्राणी निखरा, वक्त गुजरा, प्राणी निखरा, पर प्रकृति की स्थिति बिगड़ने लगी। प्रकृति आत्म रक्षा करने के लिए स्वयं प्राणियों से लड़ने लगी। प्रकृति ने ऐसे लुटाया था कोष प्रकृति ने ऐसे लुटाया था कोष, हर मनुष्य ही लाभार्थी हो गया। पर संसाधनों का हनन करने में यहाँ हर प्राणी स्वार्थी हो गया। आगे चलते हैं इसमें कि जो लाख हेक्टेयर तक फैले थे उन पेड़ों का कटान शुरू हुआ। अब मैंने यहाँ पे जो हमारे जो पेड़ों का कटान है, वृक्षों का जो कटान है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है, डिफोरेस्टेशन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। तो जो लाख हेक्टेयर तक फैले थे उन पेड़ों का कटान शुरू हुआ। प्रकृति पे प्राणी के हावी होने से एक नया घमासान शुरू हुआ। लगभग हर वृक्ष के भीतर बने हैं अनेक पशु पक्षियों के घरौंदे। इनके घरों की मजबूत नींव को हे प्राणी आखिर तू क्यों रौंदे। कभी विपदा सूचक, कभी भूमि संवर्धक, यहाँ पे मैंने मृदा की बात करने का प्रयास किया। वनों की और मृदा के बीच जो संबंध है, वनों के जो वृक्षों की जड़ होती है और जो मृदा होती है, उसके बीच का जो कह लीजिए आप अटूट जो बल है, उसके ऊपर मैंने कहीं ना कहीं बात करने की यहाँ पे कोशिश की है कि कभी विपदा सूचक, कभी भूमि संवर्धक, कभी भूमि संरक्षक, कभी पेड़ रक्षक बने हैं। कंक्रीट की दुनिया बसाने के लिए हम सभी प्रकृति के भक्षक बने हैं। ये जो मैंने ये लाइन कही है, ये आज का जो कह लीजिए आप अटल सत्य है, कड़वा सत्य है, कटु सत्य आज कह लीजिए वर्तमान समय का, कि हम लोग कंक्रीट के गांव, कंक्रीट के शहर, कंक्रीट के नगर तो बसा देते हैं, लेकिन उनके बदले जो हम हरियाली को नुकसान पहुंचाते हैं या हरियाली को जो हम नष्ट करते हैं, उसका हिसाब किसी के पास नहीं है और ना कोई उस पर बात करने को तैयार है। आज दुनिया के हर कोने में असंख्य हरे पेड़ों का कटान हुआ। जब ये प्रकृति ही सर्वोपरि है तो फिर कैसे मनुष्य महान हुआ। अब देखिए, हम कहते हैं कि वृक्ष काटिए, पर वृक्ष उसके हिसाब से एक वृक्ष कटने पे 10 वृक्ष लगाइए। मैं ये कहता हूं कि आप 10 ना लगाएं, आप एक वृक्ष लगाएं और उसका पूरा, जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, जैसे आप अपनी संतानों का ख्याल रखते हैं, वैसे आप एक वृक्ष का, अगर हर प्राणी एक वृक्ष की जिम्मेदारी, उसके कह लीजिए आप उसको जल देने की, उसकी मृदा को जो प्लाऊ मृदा जो उसकी बन जाती है, जिससे वो जो उसके जितने भी पोषक तत्व एक पौधे को चाहिए होते हैं वो उस तक पहुंच पाते हैं आसानी से। तो मृदा को प्लाव बनाने से लेके और जब तक वो वृक्ष ठीक ठाक एक अवस्था तक ना उसकी जो वृद्धि है वो ना पहुंचे, तब तक आप जो अपने मन में प्रण लेंगे कि नहीं मैं इस वृक्ष को अपने साथ रखूंगा या अपने क्षेत्र में या अपने गली मोहल्लों में उसको उगाऊंगा, बोऊंगा, और बोने से लेके जब तक वो वृक्ष नहीं बनता तब तक मैं इसकी रखवाली करूंगा, इसकी निगरानी करूंगा, तब तक तभी आपका जो कह लीजिए आप जो संरक्षक का पहलू है, मनुष्य जो विकासशील होने के साथ साथ उसका संरक्षक का जो पहलू है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे निकल के आएगा और तभी वो रूप आपका सार्थक भी हो पाएगा। अब देखिए, यदि वृक्ष सतत कटते रहे तो भू संजन बल नष्ट हो जाएगा, मृदा भी ऊसर होने लगेगी, इनफर्टाइल, मृदा भी ऊसर होने लगेगी, उसका स्वरूप ही भ्रष्ट हो जाएगा। जो वृक्ष कटेंगे जड़ से हटेंगे, जो
वृक्ष कटेंगे, जड़ से हटेंगे, तब संसाधन समाप्त हो जाएंगे। इस सुगंधित प्रकृति में भी इस सुगंधित प्रकृति में भी प्रदूषक तत्व व्याप्त हो जाएंगे। अब देखिए होगा क्या, अगर हम वृक्ष काटते रहेंगे तो जो भूमि और वृक्ष की जो जड़ है उसके पीछे जो आप कह लीजिए संसंजन बल या कोहेसिव जो उनके बीच का फोर्स है, या उनके बीच का जो पार्टिकुलर या इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो कहीं ना कहीं क्या है, आंतरिक जो आणविक अंतराणविक जो बल है वो नष्ट हो जाएगा। और जैसे ही पेड़ जड़ छोड़ेगी, या जो कह लीजिए आप मृदा जो है वो जड़ों को छोड़ेगी, तो कहीं ना कहीं भूस्खलन, भूधसाव, या कह लीजिए आप एक तरफ से एक प्रकार से आप भूकंप के जो वो सूचक हैं, मतलब भूकंप कहीं आता है तो जो वृक्ष है उसको उसकी जो तरंगे हैं उसको कहीं ना कहीं उसकी जो न्यूनतम तरंगे हैं जो 2-3 या 1-2 की जो रेंज में होती है, जो रिक्टर स्केल में 2 दी जाती है, उस तक को वो झेलने का बड़े से बड़ा वृक्ष अपने अंदर सामर्थ्य रखता है। तो अगर आप वृक्ष काट देंगे, उसकी जड़ें सूख जाएंगी, और जड़ें क्या है, मृदा से अलग हो जाएंगी, तो जो आपके आसपास का क्षेत्र है वहां कहीं ना कहीं भू कटाव, भू धसाव और भविष्य में बड़े भूकंप की जो संभावना है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी। तो हमें भूकंप रोधी और कह लीजिए आप भूकंप से बचने के लिए मकान को सुरक्षा नहीं देनी है, हमें अपने आसपास पेड़ों को सुरक्षा देनी है, पेड़ों को हमें बचाओ, पेड़ों का हमें बचाव करना है। तो आप देखेंगे जो आपका भूकंप रोधी भवन निर्माण है वो कहीं ना कहीं आपका क्या है, सार्थक तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। यदि भूकंप 6 या 7 रिक्टर स्केल का आएगा तो वो वैसी ऐसी हमारी जो बिल्डिंग है, ऐसे जो भवन हमारे हैं वो भी कहीं ना कहीं जमीन दोज हो जाएंगे, वो भी कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाएंगे, उनका ध्वस्तीकरण यहाँ पे हो जाएगा। तो आप भवन पे कार्य करने से पहले प्रकृति पे कार्य कीजिए। आपके आसपास जो आपकी कॉलोनी है, आपका जो कह लीजिए आपके आसपास कोई पार्क है, तो उस पार्क की भूमि में अधिक से अधिक वृक्षारोपण कीजिए और उनका संरक्षण और संवर्धन दोनों कीजिए। तो आप देखेंगे आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में जो आपकी भावी जनरेशन या आपके कह लीजिए आपका आपकी भावी पीढ़ी आएंगी, वो आपको दुआएं देंगी, वो आपका नाम सम्मान सहित लेंगे कि हमारे पूर्वजों ने एक वृक्ष लगाया था, या 1 या 10 वृक्ष लगाए थे हमारे पूर्वजों ने इस क्षेत्र में, और आज उन्हीं 10 वृक्षों के कारण हमारे जो क्षेत्र है उसमें भूकंप की जो कह लीजिए आप पुनरुक्ति है, या भूकंप का जो आगमन है वो कम से कम हो रहा है, या उसकी जो क्षति है वो कम से कम हो रही है। तो हमें भवन पे कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जितने हमारे कह लीजिए आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं जितने बड़े बड़े, वो इतनी इतनी संख्या में आज के जमाने में आपके उपलब्ध हैं कि वो केवल भवन के बारे में बात कर रहे हैं, जो भवन के कारण आसपास की प्रकृति पर प्रभाव पड़ रहा है उस पर कोई बात नहीं करता। तो ये होना बहुत जरूरी, इंजीनियर्स के अंदर भी एक भावना आनी चाहिए कि यदि हम भवन बना रहे हैं तो कम से कम उसमें ऐसा पदार्थ प्रयोग करें जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाता हो, या फिर मानवीय जो स्वास्थ्य है उस पर कम से कम उसका प्रभाव पड़ता हो। तब जाके हमारा जो क्या है, इंजीनियरिंग फील्ड है या अभियांत्रिकी जो हमारा क्षेत्र है वो सकल रूप से और समग्र रूप से आगे बढ़ पाएगा। अब अंतिम 4 पंक्तियां हैं कि पेड़ की रक्षा का प्रण लेकर, ये सबके लिए, ये जो अंतिम 4 लाइन है, ये जितने भी हमारे सेल्फी शूटर्स हैं, जितने भी हमारे सेल्फी के दीवाने हैं, उन सबके लिए कि जो हर पेड़ के आगे खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं, कहते हैं कि ये पेड़ हमारा है, ये पेड़। आजकल जैसे आप देख रहे हैं वैलेंटाइन डे पे कई लोग अपने प्यार की निशानी बना देंगे पेड़ों को, कि इस पेड़ पे अपने क्या प्रेमी प्रेमिका अपना नाम लिख लेंगे। तो नाम लिखना अच्छी बात है, लेकिन जब आप उस पेड़ को अपना माने तब जाके वो प्रेम भी आपका क्या है, सार्थक हो पाएगा। प्रकृति का प्रेम कीजिए, प्रकृति से प्रेम कीजिए, प्रकृति के प्रेम को आगे बढ़ाइए। तो कहीं ना कहीं जो आपका अपना वास्तविक जो प्रेम है, व्यक्तिगत प्रेम है, वो भी कहीं ना कहीं आपका फलेगा फूलेगा उसी वृक्ष की भांति। तो ये अंतिम 4 लाइनें जो मैंने यहाँ पे पंक्तियां जो लिखी हैं, तो उन्हीं सब जो कह लीजिए आप सेल्फी के दीवाने जितने भी हैं उन सबको समर्पित है। पेड़ की रक्षा का प्रण लेकर, पेड़ की रक्षा का प्रण लेकर संग फोटो खिंचवाने से क्या होगा, चंद हरे भरे गमलों पर, चंद हरे भरे गमलों पर रिबन बांधने और बंधवाने से क्या होगा। आप देखते हैं अभी 6 जून हमारा जो अब 3-4 महीने बाद जब हमारा 5 जून जो पृथ्वी दिवस जिसे हम कहते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे जिसे हम कहते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस, तो पर्यावरण दिवस के दिन भी हम जो आता है आपका मतलब माफ कीजिएगा, जो 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस आता है, उस दिन कई हमारे जो पर्यावरणविद या कह लीजिए पर्यावरण के जो जागरूक नागरिक हैं, वो उनकी जागरूकता एकदम से क्या है उछाल मारेगी, और वो सबके सब क्या है अपने आसपास की जो क्षेत्र है वहां जाके एक पौधा वहां वृक्षारोपण करेंगे। और उसके इर्द गिर्द आप देख लीजिएगा कि कई जो कह लीजिए आप सेल्फी के दीवाने हैं, वो सेल्फी खिंचवाएंगे, कहेंगे आज मैंने एक पौधा लगाया, लेकिन जैसे ही आप अगले दिन उनसे पूछेंगे कि उस पौधे क्या हुआ, तो उन्हें इसका भान नहीं होगा, इसका उनका ज्ञान नहीं होगा कि उस पौधे की
उस पौधे का हाल क्या हुआ है, वो पौधा वहां है भी या नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल आपके मन में ये हो कि मैं फोटो खिंचवा लूं या हम फोटो खिंचवा लें और हमारा क्या है, पर्यावरण बच जाएगा। पर्यावरण बचता है प्रयास से और संकल्प से। यदि आपने संकल्प लिया है बचाने का, तो पर्यावरण अवश्य बचेगा, और पर्यावरण बदले में आपको बचाव भी देगा। मैंने कहा था कल भी आपसे काव्य पाठ में कि जैसा हम देते हैं प्रकृति को, जैसा हम देते हैं समाज को, उसका कहीं ना कहीं 100 गुना या कह लीजिए आप कई हजार गुना लौट के हम पर वापस आता है। तो अगर आप आज प्रकृति को संरक्षण, संवर्धन और एक सुखी जीवन देंगे, तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी आपको आने वाले 10 या 15 सालों में एक अच्छा और कह लीजिए प्रदूषण मुक्त एक वातावरण देगी। आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक जितने भी कारक हैं, वो सारे के सारे प्रदूषक, वो जो तत्व हमारे पर्यावरण में घुलित हो गए हैं, उन सबको हटाते हुए आपको कह लीजिए बिल्कुल फ्रेश एयर, जिसे आप कहते हैं कि शुद्ध वायु जो सांस लेने योग्य है, वो आपको कहीं ना कहीं मुहैया करवाएगी। पेड़ पेड़ की रक्षा का प्रण लेकर संग में फोटो खिंचवाने से क्या होगा? चंद हरे भरे गमलों पर चंद हरे भरे गमलों पर रिबन बंधवाने से क्या होगा? पहले स्वयं रक्षा करने उतरो पहले स्वयं रक्षा करने उतरो, भीड़ को आगे बढ़ाने से क्या होगा? और तब कर्म की प्रेरणा मिलेगी। केवल स्टेटस लगाने से क्या होगा? केवल स्टेटस लगाने से क्या होगा? तो ये आप सबके लिए प्रश्न मेरा है कि यदि आप प्रण आपके मन में है, तो आप स्टेटस चाहे ना भी लगाएं, वो स्टेटस सीधा सीधा क्या है, पेड़ों से होकर परमात्मा तक या ईश्वर तक उसकी जो शक्ति है वो पहुंचेगी। आपके जो अच्छे भाव हैं उनका कहीं ना कहीं जो क्या है फलीभूत जो प्रकृति करेगी, उनका जो सद्भाव है वो सीधे परमात्मा तक या ईश्वर तक वो पहुंचेगा, और ईश्वर आपकी जो भावी जो पीढ़ियां हैं उन सबको अपना वरदान, अपना आशीर्वाद अवश्य देंगी। अब जैसा आपने प्रकृति के बारे में अभी सुना कि मनुष्य कैसे महान हुआ, ये मेरा शीर्षक आज कविता का था। तो मनुष्य कैसे महान हुआ? मनुष्य बलवान, खुद को स्वयं को बलवान कहता है, धनवान कहता है, बुद्धिमान कहता है, महान कहता है, आप कह लीजिए सर्वशक्तिमान कहता है। लेकिन आपने देखा अभी 2020 जो गुजरा पीछे, एक छोटे से वायरस ने, एक छोटे से आप कह लीजिए सूक्ष्म परजीवी जो हमें एक मतलब कोरी आंखों से हमें दिखता भी नहीं है, उस परजीवी ने पूरे देश को, पूरे संसार को घर पे बैठने मजबूर कर दिया, घर पे बैठा दिया। मतलब आप कह लीजिए हमारी उस समय की जो 2-3 महीने का जो हमारा समय था, 3-4 महीने का, वो ऐसे बीता जैसे पिंजरे में कैद पंछी का होता है। हमें ऐसा लगा कि हमें किसी ने कैद कर लिया है। बाहर जाएंगे तो शिकारी बैठे हैं, बाहर जाएंगे तो हमें क्या है, शिकारी घात लगाए बैठा है, हमें मार सकता है। हमें ऐसा डर हमने हमारे मन में आ गया था। तब हम जाके समझे कि जो कैद, जो पंछियों की जो हमारे मनोरंजन का साधन है कि हाँ जी, आज मैंने फला फला कोई क्या है कि आज मैंने कोई कोई भी पक्षी या फिर कोई भी पशु में खरीद के ला गया कैद करके, तो हमारे मन को तो बहुत तसल्ली मिलती है कि हाँ जी, ये तो चलो हमारा सांत्वना, हमारे मन को संतुष्टि हो गई। लेकिन उस जीव के मन में क्या बीतती होगी, ये हम तब जाने जब कोरोना आया, जब भारत में कोरोना ने कदम रखे। हालांकि मोदी जी या प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे बहुत अच्छा जो प्रबंधन किया था उसके निपटने का, वो उसके कारण क्षति हमारे भारत में जो जान माल की क्षति है वो बहुत कम हुई। लेकिन फिर भी एक सीख देखे गया हमें कि आप यदि प्रकृति को गलत वस्तुएं या गलत भाव देंगे, तो प्रकृति उसका कई गुना ज्यादा आपको क्या है, भाव वापस लौटाएगी। ये प्रकृति ने हमें उस दिन समझाया, उस दिन हम सबको चेताया। उसके बाद आपने देखा फिर हम, जैसे ही हमारा कोरोना का जो क्या है काल गुजरा, 21 में फिर हमारा एक उसका वेरिएंट आ गया ब्लैक फंगस करके। तो प्रकृति, यदि आप एक बार चोट खाने के बाद, एक बार ठोकर खाने के बाद दोबारा नहीं सुधरेंगे, तो प्रकृति का काम है, जैसे माँ बाप हमारे क्या है गलत पथ पे जाते हैं, कोई उनकी संतान तो उनको सुधारते हैं, मारते पीटते हैं, तो वैसे ही हमें भी प्रकृति लताड़ती है, बार बार लताड़ती है, बोलती है कि मुझसे ऊपर तुम नहीं हो, मुझे अपना असली स्वरूप दिखाने पे मजबूर मत करो। मुझे, यदि मेरा जो क्या है जितने भी मेरे घटक हैं प्रकृति के, यदि सब एक दिन अपने विकराल रूप में या अपने जो कह लीजिए आप ऋणात्मक जो उनका नकारात्मक रूप है उसमें आ गए, तो मनुष्य का उस दिन जीवन कहीं भी नहीं बचेगा, जीवन लीला उस दिन समाप्त होनी है। इसलिए प्रकृति कहती है कि आप मुझसे मेरे कोष से, अथाह जो मेरा कोष है उससे लेते भी रहे, लेकिन कुछ ना कुछ उस कोष में जमा भी करते रहे। यदि आप कहीं पे पानी कह लीजिए आप पानी लेते हैं, या कहीं से आपका कोई स्रोत है आसपास, घर के आसपास, तो वहां का पानी आप कोशिश कीजिए कि शुद्ध ही रहे, वहां पे कोई भी
अशुद्धि या कोई भी प्रदूषक तत्व ना मिल पाए, या उसके आसपास कोई भी ऐसी छेड़खानी या जो हमारे क्या है अराजक तत्व है, हमारे राजनीतिक तत्व, उनको कोई भी वहां पे तत्वों के कारण हमारी कोई भी समस्या ना हो जल के अंदर। ऐसी आपकी वायु है, वायु में आज हम देखते हैं कितने बड़े बड़े क्या है कारखाने खुल गए हैं, कितने बड़े बड़े उद्योग धंधे शुरू हो चुके हैं। तो उनके जो कह लीजिए आप अब जो अंतिम जो उनके धुआं जो जिसे हम कहते हैं स्मोक, जो जैसी वो बाहर निकलता है, जैसी वो प्रदूषण तत्व बाहर निकलते हैं धुएं की फॉर्म में, धुएं की अवस्था में, तो कहीं ना कहीं प्रकृति को या जो हवा है उसे जहरीला बनाते हैं, उसे दम घोटू बनाते हैं। और जो उसके आसपास के जो जितने भी नागरिक होते हैं या जितने भी उसके आसपास शहरी लोग होते हैं, उन सबकी क्या है स्वास्थ्य पर भी उल्टा या अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो हमारा कहने का मतलब, मेरा इस कविता का जो मूल उद्देश्य था, जो मूल इसका भाव था, वो ये था कि जैसा आप प्रकृति को, जैसा आप अपने आसपास के समाज को या पीढ़ियों को देंगे, वैसे ही वो आपको उसका कई गुना लौट के आप तक वापस आएगा। तो कोशिश कीजिए कि आज से अपने चारों तरफ तीन चीजों को आप बचा के रखिए। पहला है आपका भूमि, दूसरा है आपका जल, और तीसरा है आपका, तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा आप समझ लीजिए, तीसरा आपके स्वयं के विचार। क्योंकि देखिए, हमारे राज्य उत्तराखंड में फिलहाल जो हवा की जो समस्या है, वायु की जो प्रदूषण की समस्या है, वो इतनी घातक स्तर तक नहीं पहुंची जितना अन्य राज्यों में पहुंच चुकी है। तो वायु के लिए हमें, क्योंकि जब हम भूमि संरक्षित कर लेंगे, तो जो उस भूमि पर जितनी भी वनस्पतियां उगेंगी, उन सबसे जो क्या है हमारी वायु का जो स्तर है, वायु के जो प्रदूषक प्रदूषक तत्व है, उनका स्तर कम होगा, और उसमें जो अच्छे गुणात्मक जो पोषक तत्व है वो बढ़ते रहेंगे, और कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन का लेवल है उनका वो बढ़ेगा, और उससे जीव परजीव सबको क्या है फायदा होगा। तो उत्तराखंड के नजरिए से हमें केवल भूमि, जल और स्वयं के जो विचार हैं, जिस कारण हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहता है, कहते कहा जाता है, तो उस विचार को भी हमें शुद्ध करना बहुत जरूरी है। हम ये ना सोचें, हम स्वार्थी होके या फिर हम एकांकी मन होके ये ना सोचें कि हमसे बड़ा या हमारे बाद कोई नहीं है, हम ही ये अंतिम पीढ़ी है जो हर चीज को क्या है संवार के सजा के रख सकती है। ऐसा नहीं है। आगे वाली पीढ़ी को भी यदि आप इस ओर अग्रसर करेंगे, उनको समझाएंगे कि आपका भविष्य क्या है इस प्रदूषण के कारण, या आप कह लीजिए कि दुर्भाव के कारण बहुत ज्यादा खराब हो रहा है या हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होगा कि हाँ, आपकी बातों में कुछ ना कुछ तो दम है कि आप ऐसा कह रहे हैं। तो आपकी बात की ओर वो भी कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव बढ़ जाएगा। तो मेरी आप सभी दर्शकों से, जो मुझे सुन रहे हैं, जो आप इस काव्य पाठ को देखेंगे, उन सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने आसपास की जितनी भी गंदगी है उसे आप, जो आपके आसपास जितने भी नगर में जो भी आपके क्या है ट्रैश वैन जो घूमती हैं, जो कूड़ादान की गाड़ियां घूमती हैं कूड़ादान की, उन पे व्यवस्थित रूप से डालें, उसको इधर उधर ना फेंकें। और जो आसपास आपके जल स्रोत हैं, या फिर कह लीजिए आपके जो पंजारे जिन्हें बोलते हैं हम अपनी लोकल लैंग्वेज में, पंजारे जितने भी हैं, उन सबका भी आप क्या है ये जांच पड़ताल करते रहें कि कौन उसमें गंदगी कर रहा है, या कौन उसके आसपास क्या है कूड़ा करकट करने की कोशिश कर रहा है या कर सकता है। तो आप उन सभी तत्वों को पकड़े, उन सभी तत्वों से बात करें कि और क्या प्रशासन प्रशासन को उनकी सूचना दे, ताकि समय पर उनका निजात हो सके। इसका जाने से पहले मैं अंतिम रूप से जो हमारे साहित्यिक संस्था है, श्री राम साहित्यिक सेवा समिति अयोध्या उत्तर प्रदेश की संचालिका बहन दिव्यांजलि वर्मा जी, एवं प्रमुख जो हमारे उनके साहित्यकार हैं और वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हमारे संरक्षक संवर्धक मंच के श्री संजय कुमार राय जी, दोनों को मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज आप अपने मंच से ये काव्य पाठ, एकल काव्य पाठ हेतु आमंत्रित किया, मुझे ऐसा अवसर दिया कि मैं अपनी कविता को जन जन तक पहुंचा सकूं, उनकी चेतना को जगा सकूं, उनको उनके मन को टटोल सकूं अपनी कविता के माध्यम से। तो इस भगीरथ तप हेतु आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद। अब जाने से पहले मैं जितने भी मेरे श्रोतागण हैं उन सबसे विनम्र अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि यदि आपके मन में कोई भी विषय निकल के आता है, या आपके मन में कोई भी विषय ऐसा है जो कहीं पहले, कुछ सालों पहले या कई साल पहले दब चुका था, या जिस पे आप कविता लिख रहे थे लेकिन आप बीच में ही आपने कविता लिखना छोड़ दिया, या किसी कारणवश वो विषय आपके दिमाग से निकल चुका है और आप उसको कविता नहीं लिख पा रहे हैं, तो इन सभी स्थितियों में जो आपके मन में विषय है, आप उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मैं उस कमेंट को पढ़कर उस विषय पर कविता लिखकर एक दो दिन में उस काव्य पाठ लेकर अपना आऊंगा। और समय जो मेरा है, मैं पुनः आप सबको सूचित कर दूं कि जो मेरा समय है वो दोपहर 12 बजे और साढ़े 4 बजे मुझे मंच ने दिया है।
फेसबुक लाइव में, ये मेरा पेज फेसबुक लाइव का है, इसमें आप मेरी कविताओं को, जो इससे पहले मेरे काव्य पाठ हुए, उन सबको सुन सकते हैं, उन सबको मनन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो उन सबको आप देखिए, उनका आनंद लीजिए, उनसे सीखिए। और हो सके तो उनके ही कमेंट बॉक्स में आप, या इस काव्य पाठ के कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ एक विषय मुझे देकर जाएं, जिस पर मैं अपनी कविता आप सबको सुना सकूं। तो आज शाम 4 बजे पुनः आपसे मुलाकात होगी, एक नए विषय के साथ, एक नए मनन के साथ, एक नए चिंतन के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। और चाहूंगा कि मैं अधिक से अधिक संख्या में आप सब जुड़े, समझे मेरी कविता को, और देखें कि हिंदी साहित्य केवल एक प्रांत तक, हिंदी साहित्य केवल एक घर तक, हिंदी साहित्य केवल एक आंगन तक सीमित नहीं होता है। आपको हिंदी अर्श से फर्श पे, या फर्श से अर्श पे भी ला सकती है। आपको दोनों तरह से क्या है, अपना आशीर्वाद दे सकती है। यदि आप बिल्कुल एक, कह लीजिए आप एक हवा में, जिसे हम कहते हैं हवा में उड़ना, कि हम सोच रहे हैं कि हमसे बड़ा साहित्यकार या हमसे बड़ा कवि कोई नहीं है, तो एक समय बाद आपका जो क्या है, रुचि है हिंदी काव्य में, हिंदी साहित्य में, वो कम हो जाएगी, और एक समय बाद आपका क्या है, जो व्यक्तित्व है वो शून्य हो जाएगा। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, जैसे मैं सोचता हूँ कि हम लोग, जो हमें मंच दे रहा है, जो हमें मंच के माध्यम से सम्मान, और हमारा जो क्या कह लीजिए सम्मान मिल रहा है, और हमारी प्रतिभा को जो मंच मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे अभी जो सीखने की जो प्रक्रिया है, जो सीखने का जो हमारा है, जो सीखने की जो हमारी ये अवस्था है, ये पहला कदम है। तो हम पहले कदम को अगर सही तरीके से रख देंगे, बिल्कुल जमा के रख देंगे पहले सही कदम को, तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो आगे की जो मंजिल है, आगे का जो रास्ता है, आगे का जो मार्ग है, वो कहीं ना कहीं अच्छा होगा, उसके जो परिणाम है सुखद होंगे। तो ऐसे ही आप जितने नए साहित्यकार हैं, आप भी अपनी कविता लिखते रहें, अपने विषय, नित्य नए विषय खोजते रहें, उनके ऊपर कविता लिखें। ये ना सोचें कि कविता कैसी है, सबको पसंद आएगी नहीं आएगी। आप ये करिए कि आप अपनी कविता को लिखकर उसे मंच की जो संचालिका संस्थापिका दिव्यांजलि वर्मा जी को बोलिए कि मुझे काव्य पाठ करना है, और आप भी अपने फेसबुक पेज से ऐसे ही मेरी तरह काव्य पाठ कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी कविता पे जो टिप्पणियां हैं उनको पढ़ के अपनी कविता में आवश्यकता अनुसार सुधार कर सकते हैं। तो ऐसा करना आप सबके लिए भी लाभार्थी होगा, और ऐसे में आपका साहित्य भी क्या रहेगा, जीवित रहेगा। तो हम आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि हिंदी साहित्य को जीवित रखिए, हिंदी साहित्य के ऐसे आयोजनों में आते रहिए, और हिंदी साहित्य को सफल बनाने के लिए अपने अपने स्तर से विषय प्रदान भी करते रहिए। तो आज शाम को 4 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबसे मैं चाहूंगा विदा। इसी के साथ मैं हिमांशु बडूनी पौड़ी गढ़वाल से आप सबके बीच पुनः अपनी कविता लेकर शाम को 4 बजे आऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।